पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल एक डील जो है सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। ईरान का महाज संभाला फील्ड मार्शल ने, सऊदीया का महाज संभाला शहबाज शरीफ साहब ने। पीक में जो सबसे बड़ा मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें 2100 से 2200 लोग थे जब इमरान खान की हुकूमत गई। ये प्रोपेगेंडा कह देना जी कि ये सारे के सारे प्रो इमरान थे, पीटीआई के थे, तो ऐसी बात नहीं थी। ये सारा का सारा जो एक फसाड खड़ा किया गया था, पैसे के तौर पे किया गया था। आज भी 95% ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा लोग राह रास्त पर किस इवेंट के दौरान आए? 9 मई के दौरान आए, मार्के हक के दौरान आए, या भी ये जो ईरान की मीडिएशन चल रही है इसके दौरान आए? सबसे बड़ी चेंज तो ये पिछले 15 दिन लेके आए। अच्छा। लेकिन उसका आगाज हुआ है पाक भारत जंग से। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। और आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जनाब अजहर जावेद साहब। अगर आप इनके काम से वाकिफ हैं तो इस वक्त बरतानिया में जो पाकिस्तान के टॉप के रिपोर्टर्स हैं उनमें इनका शुमार होता है। बरतानिया के जितने भी आला सफारती और सियासी हल्के हैं उन सब की समझ बूझ रखते हैं और आलमी सियासत के ऊपर भी उनकी बड़ी गहरी नजर है। पाकिस्तान में बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब के भी इंतहाई करीबी समझे जाते हैं और उनको काफी अंदर की बातें पता होती हैं जो कि बाहर के लोगों को नहीं पता। तो आज अजहर साहब से हमने काफी इंफॉर्मेशन निकलवानी है कि पाकिस्तान किस तरह पूरी सिरान जंग में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो जी अजहर साहब, कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया फरहान साहब। तो सर, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब इस वक्त तेहरान पहुंच चुके हैं और ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब ने बाकायदा उनका इस्तकबाल किया, उनको गले लगाया, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर गए, हाथ में उनके डंडा भी था। तो ये जो पूरा विजिट है अचानक हुआ है, मीडिया में किसी को खबर नहीं थी, अचानक ही जैसे ही उनका तैयारा लैंड किया उसके बाद से खबरें आनी शुरू हुई हैं। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये डेवलपमेंट जब मुज़ाकरात हुए हैं यहाँ पर सरीना होटल में, उसके फ़ौरन बाद जब जेडी वैंस वापस गए हैं तो उस वक्त के साथ बाद में भी बात हुई फील्ड मार्शल की, और उसको जो चीज़ें अब बैकग्राउंड, आज ईरानी हुकाम ने ये भी तस्लीम किया कि वो पिछले चंद दिनों से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड जो राब्तों में मसरूफ़ थे। तो ये बड़ा अहम विजिट इसलिए है कि मुझे लगता है कि फील्ड मार्शल एक डील जो है सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। अब उन्हें बुलाया गया है, वो ऑफिशियली जाके उनसे बात कर रहे हैं। जो उनके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जो वो उस पर मेरा ख्याल है जो दरमियान वाली बात हो सकती है। आपको पता मेन तो इस वक्त न्यूक्लियर ही चल रहा है जो ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन मुझे उनके इस विजिट से जो इन्फॉर्मेशन भी मिली है, जो हालात भी हैं कि फील्ड मार्शल अपने इस मकसद में, जो मुल्क पूरी दुनिया में अमन लाने का मकसद और जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, मुझे लगता है बहुत जल्द अगले हफ्ते के शुरू में पाकिस्तानियों को, पूरी दुनिया को अच्छी खबर मिलने वाली। ये तो आपने माशाल्लाह से हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। लेकिन सर, इसके साथ ही एक और अहम दौरा भी चल रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का। तो ये जो दौरा है ये किस अहमियत का हामिल है? ये उसी की कंटिन्यूटी है। देखिए, हमने क्या देखा है कि आपको याद होगा कि वसीम और वकार की एक जोड़ी होती थी, एक एंड से बॉलिंग करता था, दूसरे एंड से बॉलिंग करता था, और उसके नतीजे में मुखालिफ टीम जो है वो खड़ी नहीं हो पाती। तो ये हमारी दुनिया, हमारे पाकिस्तान के दोनों जो 2Ws उस वक्त थे, तो ये आसिम और शहबाज की जो जोड़ी है उस वही किरदार अदा करते रही है। एक तरफ ईरान का महाज संभाला फील्ड मार्शल ने, सऊदीया का महाज संभाला शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो उसके बाद वो कतर भी जा रहे हैं, तुर्की अभी जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, पैक्ट में है हम, और जो एक उनसे आपने लेनी है, जो इस सारे मामलात पे कंसल्टेशन करनी है, वो होने जा रही है। और कुछ और भी शायद आपको लगे कि टर्की में कुछ और मुल्क जो हमारे जो इजिप्ट हैं, उनके मेरी इतलात है कि शायद वो भी उधर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, जो मेरी इतलात है, लेकिन फिर उन्हें बताया गया कि वो तो उधर है, बल्कि उन्होंने कहा आप इजिप्ट आए, दावत थी। तो लेकिन अब टर्की में एक बड़ा वो भी कंसल्टेशन जहाँ टर्की के साथ होगी, इजिप्ट, और फिर आप शायद, जब मेरी जो इंफॉर्मेशन है, अगला हफ्ता बहुत सारे ट्रंप या दूसरे जो लोग हैं, कुछ बड़े लोग हमें और भी नज़र आए हमारे इस्लामाबाद में। सर, ये माशाल्लाह से आपने अपना जो एक सहाफ़त का एक बहुत बड़ा अरसा बरतानिया में गुजारा, और चलिए अब पाकिस्तान की ज़रा डोमेस्टिक साइड के ऊपर आ जाते हैं। ट्रंप के ऊपर भी हम आपसे आखिर में बातचीत करेंगे। तो बरतानिया में हमेशा मैंने देखा, मतलब मैं
कुछ अर्सा तहरीक इंसाफ में भी रहा, फिर छोड़ भी दी। लेकिन मैंने देखा कि बरतानिया में जो मौजूद पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान से बहुत शदीद मोहब्बत करते थे, मतलब 2010, 11, 12, 13, 14, 2020, 21 तक भी। लेकिन ये जब से इमरान खान की हुकूमत गई तब से, चलिए एक लीडर से, सियासी लीडर से आपकी मोहब्बत हो सकती है, वाबस्तगी हो सकती है, मुस्लिम लीग नून की भी नाराजगियां थीं, लेकिन कभी ये जो चीज़ थी नज़र नहीं आई जो जहर बरतानिया में मौजूद तहरीक इंसाफ के हमारे यूथी भाइयों में पाया गया। तो ये सर क्या आपको ये सारी जो एक सिनेरियो आपने तो खुद अपनी आंखों से देखा, मैं चाहता हूँ आप जरा इस पर रोशनी डालेंगे, क्या हुआ? ना सिर्फ देखा, भुगता भी है। देखें 2014 में जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मिलियंस ऑफ डॉलर उसमें भी इन्वेस्टमेंट हुए थे। एक पूरा 10 साल का अरसा था जिसमें एक तरफ तो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल जो वहाँ पे चलते थे, वहाँ पे दिन रात क्या कहा जाता था, चोर फलां डाकू, जाली फाइलें बिठा के प्रोग्राम्स किए जाते थे। तो लोग वहाँ के मासूम लोग हैं, उनका प्रोपेगेंडा का जल्दी शिकार होते हैं, तो उस प्रोपेगेंडा का असर हुआ। फिर उसके बाद आप ये देखें कि वहाँ के लोग चाहते क्या हैं, वहाँ के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह वहाँ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान भी उसी तरह हो। शायद वो आए ना आए, लेकिन वो एक प्रोपेगेंडा के जरिए उनको कायल करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे के सारे नहीं। ये उस वक्त भी मैं बहस करता था, मेरी सारी होती थी। 1.7 मिलियन है पाकिस्तानी यूके में, और पीक में जो सबसे बड़ा मुजाहरा किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसमें 2100 से 2200 लोग थे जब इमरान खान की हुकूमत गई। ये एवन फील्ड के बाहर 2100 से 2200, उसमें से भी वो 2 मुजाहरे ऐसे हुए, उसके अलावा 100, 50, 150, 200 से ज़्यादा लोग नहीं आते थे। होता क्या है, तहरीक इंसाफ जो है बड़े प्लानिंग से चलती है। अब लोग इकट्ठे करते हैं, बसेज अरेंज की जाती हैं, फंडिंग होती है। जब इन्होंने कोई बड़ा मुजाहरा करना होता था उस वक्त भी एक बस में 70 लोग आते हैं, 20 बसों का टारगेट करें 1,500 लोग तो यही हो जाते हैं। तो बड़े वहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, और ये पैसे जो लगे हैं ना, मैं तो बहुत इस पर बात भी करता रहा, बड़ा ओपनली किया है। जो लॉबी बैठी हुई है लंदन में, जिसकी एक्सटेंशन अमेरिका में है, जो, और वहाँ पे भी आपको पता है जो लॉबिंग फर्म जाहिर की गई, जी सारी की गई, जी वो एक जब चीज़ों को उन्होंने मैनिपुलेट किया पैसे लगा के, यहाँ पर भी यूके में भी इसी तरह हुआ, फंडिंग करके। वहाँ पे पेरोल पे थे लोग जो मुजाहिरीन को लीड करते थे। 20 से 25 ये लोग थे, 10 तो ऐसे थे जो सोशल मीडिया के चक्कर में फेम के लिए आ जाते थे, 10 से 15 ये लोग थे जो हमारे वहाँ पर सफारत खाना जिसमें एक सेक्शन था, उन लोगों ने बाकायदा उनको मंथली पे रखा हुआ था। मैंने खुद देखा उन लोगों को, उनसे मिलते हुए, बात करते हुए, वो खुद इकरार करते थे। तो ये प्रोपेगेंडा कह देना जी कि ये सारे के सारे प्रो इमरान थे, पीटीआई के थे, तो ऐसी बात नहीं थी। ये सारी चीज़ें बाकायदा प्लान हुई थी। और आपको पता है इमरान खान साहब की साहबका अहलिया जमैमा खान साहब वहाँ मौजूद है, उनका एक हल्का असर है, उस पूरी फैमिली का एक असर है। जैक गोल्डस्मिथ अगर आप देखें, जी वो तो ओपनली इसराइल का सपोर्टर, इसराइल के अलावा आप देखें, अभी लास्ट वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दो। लॉर्ड है ना आजकल, वो पूरी एक, उसके अलावा वहाँ पे जो लॉबी है, जो जर्नलिस्टों की भी लॉबी है और दूसरे लोग हैं। फिर एक जर्नलिस्ट फर्म हायर की गई थी वहाँ, सॉरी लॉबिंग फर्म हायर की गई थी। एक आपको याद होगा पार्लियामेंट में एक फंक्शन इन्होंने किया था जिसमें 10-15 लोग आए थे, उसमें भी जो हमें दावतनामे भेजे गए उस लॉबिंग फर्म के जरिए भेजे गए। मेरे पास आज भी वो सबूत मौजूद है, उनको फ्री तो नहीं किया गया। तो ये सारा का सारा जो एक फसाड खड़ा किया गया था, पैसे के तौर पे किया गया था। आज भी 95% ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्हें सिर्फ आप सब झंडे की इज्जत का बताएं कि मैं होगी। और अब पिछले चंद दिनों में तो दुनिया ही बदल गई। वो कहते थे ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखता हूँ ना, सबसे ज्यादा लोग राह रास्त पर किस इवेंट के दौरान आए? 9 मई के दौरान आए, मार्के हक के दौरान आए, या अभी ये जो ईरान की मीडिएशन चल रही है इसके दौरान आए? सबसे ज्यादा जो एक बड़ी चेंज आपने देखी वो कब देखी? सबसे बड़ी चेंज तो ये पिछले 15 दिन लेके आए। अच्छा। लेकिन उसका आगाज हुआ है पाक भारत जंग से। पाक भारत जंग ने जो एक, देखें आप यहाँ बैठे हैं ना, आप सब पाकिस्तानी आपस में घूम रहे हैं, हम वहाँ बैठे हैं, हमें इंडियन से भी बात करनी होती है। हम वहाँ बैठे हैं, हमें दूसरी नेशनैलिटीज़ जो वहाँ पे इंतहा पसंद गोरे हैं जो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं, उनसे भी बात करनी होती है। बच्चों को स्कूल में उनका सामना करना पड़ता है।
वो उनकी क्लास फेलोज हैं, तो पूरा एक प्रेशर होता है। लेकिन जब मारा इंडिया को, यकीन करें उस दिन हमारे बच्चे जो थे ना वो फख्र से स्कूल गए हैं। सिर्फ मेरे बच्चे नहीं गए, दूसरे बच्चे भी जो पाकिस्तानी थे, ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं, उनको जो एक प्राइड मिला उस रात को, उस 6 दिन की जंग में उनके जहनी जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसे जुड़े। और फिर अब पिछले 10-15 दिन में फरहान साहब आप यकीन करें कि जो इनकलाब आ गया है ना, मैं इधर भी घूमा हूँ, मैं उधर भी घूमा हूँ। अब तो छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान लैंड ऑफ पीस जो मीडिया पे जो कवरेज हो रही है इस वक्त, सिर्फ CNN BBC नहीं कर रहा, वहाँ के लोकल चैनल्स कर रहे हैं। यार अखबार उठाएं, आजकल तो आपके ये हैंड फ़ोन का ज़माना है। कौन सी वेबसाइट है जो आपके हक में नहीं लिख रही? कौन सी वेबसाइट ये नहीं कह रही कि आप पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान इस वक्त लीड कर रहा है? तो पाकिस्तानी ओवरसीज 99% राह रास्त पे आ चुके हैं। 1% वो हैं जिनको पैसे मिलते हैं, वो लोग हैं जिनके अब वफादात वाबस्ता हैं, वो लोग हैं जिनकी कमाई यूट्यूब से है, सोशल मीडिया से है। तो मैं ये एक बड़े वाज़े तरीके से, कोई चैलेंज करके मुझे दिखा दे, एक न्यूट्रल सर्वे कर लें, 99% पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके, और इमरान खान इस वक्त किस्सा पारीना बन चुका है। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप आज़ाद डिजिटल के मेरे वीलॉग उठा के देख लें, इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों में किस्सा पारीना बन चुका है। और फील्ड मार्शल इज़ द न्यू हीरो। शहबाज शरीफ वो पाकिस्तानियों का नया हीरो है, और वर्ल्ड लेवल पे इन दो की जोड़ी इस वक्त राज कर रही है। अच्छा सर, एक अब ऑफ टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता था कि कोई यूके का संजीदा शख्स है तो मैं उससे ये सवाल करूं कि सर पाकिस्तान में भी हमारे गली मोहल्ले में या किसी घर में कोई लोग आते हैं, आके हुल्लड़बाजी करते हैं, 10-15 लोग नारेबाजियां करते हैं या तमाशा लगाते हैं, तो यहाँ पर भी पुलिस को शिकायत करें तो पुलिस एक्शन लेती है। मतलब ये पाकिस्तान में भी होता है। लेकिन लंदन में हम गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखते रहे हैं कि जिस तरह वो कुत्ते गाड़ियों के पीछे भागते हैं, बिल्कुल इस तरह चंद लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, फिर कुछ लोग वो घरों के सामने बैठ के नारेबाजियां कर रहे हैं। तो ये अंग्रेजों का जो कानून है इसको क्या हो गया? इधर तो इसकी मिसालें दी जाती थी। तो ये अंग्रेज का कानून डिफरेंट है। जब तक मुंह से आप जो मर्जी बोले, जब तक आप टच नहीं करेंगे आप कानून के शिकंजे में नहीं आते। ये बरतानिया का कानून है, ठीक है। इसलिए जब तक वो कहते थे लफ्जी लड़ाई लड़ते थे, लफ्जी लड़ाइयाँ हुई हैं। जब हुआ है कि कोई कहते हैं इसमें आमने सामने मुक्का को मारा है लड़ाई, तो पकड़े भी गए हैं। आपको फुटेजेस देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस नौजवान का, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। आप एक शख्स जो है वो उसको बाकायदा उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, काफ़ी लोग हुए हैं। लेकिन लफ्जी लड़ाई और दूसरा वहाँ पे आप खड़े होकर किसी भी जगह में एहतजाज कर सकते हैं। ये बरतानिया का कानून है जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं। आपने याद होगा मरियम औरंगज़ेब की जो फुटेज आपने देखी, वो भी इसी तरह। तो कानून उनका बिल्कुल उस पर अमल होता है, लेकिन कानून कमज़ोर इस लिहाज से कि उनका अपना कानून है। जब तक आप किसी को टच नहीं करते कानून हरकत में नहीं आता। अच्छा सर, एक और चीज़ देखने में आई कि वहाँ पर ये तहरीक इंसाफ के जितने भी यूट्यूबर हजरात हैं, ये इमरान नियाज़, आदिल राजा, बाकी सारे, तो ये बड़े मज़े से पाकिस्तान में आग, इंतशार, जलाओ गिराओ, इस तरह की बातें करते हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के भी अगर हम साइबर क्राइम लॉज देखें तो इनमें इंसाइटमेंट टू वायलेंस में आता है। तो वहाँ का कानून इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होता? बिल्कुल लागू होता है। देखिए, आपको याद हो साउथपोर्ट में राइट्स हुए थे, बच्चियाँ 3 जहाँ मर्डर हुई थी, उसके बाद ऐसा कानून है 4,500 से जायद सिर्फ आप जो फेसबुक पे उसकी वजह से लोगों पे मुकदमात हुए हैं, बरतानिया के लोगों को। उस साउथपोर्ट के बाद जब लोगों ने गिराव जलाओ की बात की, उस वक्त गिरफ्तारियां हुई सिर्फ गिराव जलाओ की हिमायत करने पे। अब मैं सॉरी टू से, इस वक्त कमज़ोरी हमारी है, हम उस प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं कर पा रहे। हम उन लोगों को सजाएं दिलवाने के लिए, या वो निशानदेही नहीं होती कि जो मुतनाज़ा हिस्से हैं, जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, या इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, आप करें ना, एक विंग बनाएं जो सारी चीज़ें इनके निकालें। फिर बरतानिया में आप जो एक लोकल लॉयर्स की खिदमात लेके उनके खिलाफ केसेस करें। मैं आपको यकीन से दिलाता हूँ 70% के करीब जो आपके ये लोग हैं अंदर होंगे। लेकिन परसू करना होगा ना स्टेट को, या जो जिसको ग्रीवियंस होती है वो उसके पूरे केसेस तैयार करके। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास टाइम है, पाकिस्तानी सफारत खाने के पास टाइम है, लेकिन उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज का बहाना। मेरी बात हुई है कई दफ़ा उधर, कहते हैं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बात नहीं कहते। लेकिन मेरे ख्याल अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्शन लिया था, मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं, लेकिन उसके बाद वो भी भूल गए हैं। ये फॉलो वाली बात है, लेकिन प्रॉपर इनके खिलाफ
मनसूबाबंदी के तहत लीगल जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी फर्क पड़ेगा। अच्छा सर, एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई है कि ये जो यूके बैठकर लोगों के ज़हन खराब कर रहे हैं, इन्होंने हालिया कुछ अरसे में हर 2 महीने के बाद इमरान खान की रिहाई की तारीख दे देते हैं कि जी वो 18 तारीख को रिहा हो रहे हैं, वो 20 को हो रहे हैं, वो 25 को हो रहे हैं। 7 महीना बता देते, साल नहीं बताते। ये उनकी एक जस्टिफिकेशन है कि साल नहीं बताते, लेकिन हर चीज़ पर वो झूठ बोलते हैं। अभी भी अगर हम ये ईरान पाकिस्तान सालसी के ऊपर देखें तो जो ये इमरान रियाज की जानिब से बयानिया बनाया जा रहा था वो ये था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाकर ईरान से गद्दारी करने लगे और पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर ईरान पे हमला कर देंगे, और अब वो चीज़ पूरी उलट हो चुकी है। लेकिन एक चीज़ सर हमें देखने में आती है कि इनकी जो फॉलोअर्स हैं वो अभी भी अक्सरियत ओवरसीज पाकिस्तानी है, तो वो बार बार जब ये उनको जाहिल बनाते हैं तो वो लोग क्यों इनके नगे में आ जाते हैं? देखिए, आपने क्या फिगर निकाले कि उनकी ज़्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान से बाहर है, यहाँ पे भी है। देखिए, अगर 22 करोड़ या 23 करोड़ कितनी आबादी है, उसमें से कितनी टॉप व्यूइंग मैंने तो जो खुद देखा है, शायद आपके पास ज़्यादा हो, अगर वो पहले 20,000 लोग देख रहे थे, आज 5,000 लोग देख रहे हैं। उनकी कमी हुई है, लेकिन एक जो जारी बात है, चस्का जिन लोगों को लगा हुआ है वो चस्के के तौर पे भी देखते हैं, यकीन कोई भी नहीं करता। अच्छा। अभी भी लोग वहाँ पे कहते हैं कि यार वो एक उनको बयानिए चाहिए ना, एक अब माइंड आपका एक मखसूस ग़िज़ा खाने का आदी है। आप लैम्ब खाते हैं, मटन खाते हैं, तो फिर आप मटन ही मांगेंगे, आप कहेंगे मुझे चिकन नहीं खाना, तो वो मटन खा रहे हैं, वो एक खाते हैं, निकाल देते हैं। वो ये हाल हुआ है, लेकिन बयानिए पे कोई भी यकीन इनके करने को तैयार नहीं। अपने लोग उनके, मुझे एक पीटीआई के बड़े सीनियर बंदे हैं, वो वहाँ पे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी लास्ट वीक एक मीटिंग हुई, यहाँ तक डिस्कस हुआ कि यार कोई पार्टी ज्वाइन करवा दो। मतलब उनकी कुर्बानियाँ हैं। वो उन दिनों में बात चल रही थी, वो परवेज अलाई जो है वो शायद काफी उधर आ रहा है पीपल्स पार्टी में। जी। तो हम दोस्त बैठे हुए थे, तो एक सीनियर पाकिस्तान से भी गए हुए थे, उनके यार इनका कुछ करो, इनको पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करवा दो अगर वो कर सकता है परवेज अलाई। तो ये हालात आ चुके हैं कि पीटीआई के लोग अब थक चुके हैं। उनको जो सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, जो ख्वाब दिखाए गए थे, वो चिकनाचूर हो चुके हैं। और आखिरी जो कई उम्मीद थी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ की इस परफॉर्मेंस ने, जो आलमी सतह पर जो डील ये करवाने जा रहे हैं अमन के लिए, ये पत्ता मेरे ख्याल में तो अब कट चुका है खान साहब का। अब जो बच्चे कुछ लोग हैं वो इस्लाम कबूल करें, आए और आके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। मैं तो इस चीज़ के हक में हूं कि ओवरसीज में पाकिस्तानी सियासी जमातें होनी नहीं चाहिए। अच्छा सर, माशाल्लाह से आप पाकिस्तान आए तो हम तक इतलात पहुंची हैं कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और आजकल वो खामोश रहते हैं, तो कोई ऐसी बात जो कि आप समझते हैं कि कौम को बतानी चाहिए आपकी मीटिंग के हवाले से? देखिए, मैं एक बात बताऊं, नवाज शरीफ को मैं जानता हूं 20 ईयर्स से। 2006 में वो जब एग्जाइल के बाद आए लंदन, तो मैं उस वक्त जियो न्यूज़ में एक छोटा सा रिपोर्टर था। मैंने वो कवरेज की, पॉलिटिकल बीट मैं करता था, सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और ये सारा बेनज़ीर भुट्टो। मैं उनको 20 साल हो गए, मेरी 4 PhDs हो गई हैं उन पे। फिर 4 साल ही आपको पता रह के आए जब लंदन में थे, तो मेरा उनके साथ एक बड़ा इंट्रैक्शन है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़े वज़ादार आदमी है। नवाज शरीफ प्लानिंग करता है लॉन्ग टर्म की। वो अभी का नहीं सोच रहा, वो अगले 2 साल का सोच रहा है। मेरी जब मीटिंग हुई, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी वहाँ पे मौजूद थी। मियाँ साहब ने मेरे से फीडबैक लिया, ठीक है। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा मुझे बताओ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। पंजाब का मैंने फीडबैक दिया, फिर फेडरल गवर्नमेंट का दिया। वो मैं एक बड़े ऐसे शख्स से बात कर रहा था, आज मेरी मुलाकात हुई है, जो बहुत करीब है शहबाज शरीफ साहब के, मतलब ही इज़ वेरी क्लोज। उसके भी ये अल्फाज थे कि शहबाज शरीफ साहब, ये पूरा रिसेंट जो है ना, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, जितना ये रिसेंट चीज़ें चली हैं, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से पूरी मुशावरत की है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस हद तक बात करनी है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा तजर्बा इन लोगों से डील करने का। तो मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि इस सारे मामले में नवाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड थे। जो दूसरी साइड भी है, शहबाज शरीफ साहब भी, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है इनमें। और जहाँ एक तरफ वो पंजाब में एक अपना वोट बैंक रिवाइव कर रहे हैं, जो जारी बात है इतने अरसे तक मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में, मरीम नवाज शरीफ उनके पास साथ बैठी हुई थी, उनसे भी मेरी बात हुई, बड़ी तफसीली बात हुई। नवाज शरीफ दो सतहों पे बात कर रहे हैं। एक तरफ वो अपना पंजाब का वोट रिवाइव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो फेडरल लेवल पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, शहबाज शरीफ उनका भाई है,
क्रेडिट शहबाज शरीफ का है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट है, इसहाक डार साहब कौन है। तो ये सारी चीज़ें वो एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके खेल रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन मेरे तो ख्याल है जब हो रहे हैं, जब ये करीब ही हैं, नवाज शरीफ आपको एक नए रूप में दोबारा नजर आएगा। अच्छा सर, मेरा ये टेक होम है उनसे मुलाकात के बाद। अच्छा सर, आखिरी सवाल, आपने अभी शुरू में ही हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बम फेंक दिया है डोनाल्ड ट्रंप की आमद वाला, तो आप ये जो बात कर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूँ आप किस लॉजिक के तहत कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आए? लॉजिक और इंफॉर्मेशन। ट्रंप एक ऐसा शख्स है जो अटेंशन सीकर है, उसका नोबेल प्राइज का जो ख्वाब है ना वो अभी तक मरा नहीं। अब जेडी वैंस अगर साइन करता तो जेडी वैंस की पिक्चर आनी थी। डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो शोहरत का भूखा है, स्क्रीन का भूखा है, वो आना चाहता है। वो इस वक्त ये जो फील्ड मार्शल साहब ईरान का दौरा, चीज़ें जो हो रही है अगले 24 घंटे में आपको पता लग जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मामले में टची है कि मैं आके वो कार्ड साइन करूं, मेरी तस्वीर जाए पूरी दुनिया में। मैं अमन बहाल कर रहा हूं, मैंने 8 जंगें बंद करवाई, मैं 9वीं भी मैं करवा रहा हूं, इंसानियत बचा रहा हूं। फिर इसके बाद कहेगा अब मुझे नोबेल प्राइज़ दें। मेरी ब्रिटिश कुछ लोगों से भी आज दोस्त हैं वहाँ पे, वो भी इस बात को फोर्सी कर रहे हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन है कि ट्रंप जो है वो तैयारी कर रहा है, स्टैंड बाय की हुई हैं चीज़ें उन्होंने। जैसे यहाँ से पाकिस्तान फील्ड मार्शल इज़ द गेम चेंजर, जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल मिलेगा वो आएगा, वो आना चाहता है। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, आज इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम अपने शो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हम अजहर साहब की बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें काफ़ी सारी आज इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपको हमारे चैनल आज़ाद सियासत की वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इन वीडियोस को शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया।